अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। है टॉपिक सिंगुलैरिटी। अब जनाब, सिंगुलैरिटी की हमारे पास दो मेजर टाइप्स हम देखेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के अंदर मजीद तीन टाइप्स आ जाएंगी जो देखेंगे, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल्स और एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सादा सादा अल्फाज में चीजें समझाई जा सके। तो जनाब शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इसमें कुछ चीजें हमें पहले पिछले लेक्चर से एक रीकैप करनी है, जल्दी से वो रीकैप करते हैं। तो जनाब हमारे पास पहले हमें समझना है एनालिटिक फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है। अगर आपके पास जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तमाम पॉइंट्स पे किसी रीजन में एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। ठीक होगी बात। तो हम इसे एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे आर में, या फंक्शन ऑफ एनालिटिक इन आर बोलेंगे। ठीक है। अब जरा प्रॉपर सी डेफिनेशन बनाते हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक होता है किसी पॉइंट पे अगर उसके हमसाए के तमाम पॉइंट्स का डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है। समझ आ गई बात। एक फंक्शन एनालिटिक होता है किसी पॉइंट पे अगर उसके हमसाए में मौजूद तमाम पॉइंट्स का डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है। ये किसी एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि एक फंक्शन किसी, जब हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे एनालिटिक है, तो सिर्फ उस पॉइंट को नहीं देखना, उसके हमसाए में मौजूद दूसरे पॉइंट्स को देखना है कि आया उनका डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक होगी बात। इसी तरीके से एक फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा इन अ डोमेन। हम कहेंगे डोमेन में एनालिटिक है अगर अगर वो उसके तमाम पॉइंट्स में, डोमेन के तमाम पॉइंट्स में वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो जनाब आपके पास ये एक पॉइंट के लिए डिस्कशन थी, ये डोमेन के लिए डिस्कशन थी। जैसे ये आप एक डोमेन देख रहे हैं, रियल और इमेजिनरी, आप एक्सिस के दरमियान में, इसमें जो पॉइंट लेट से जी नॉट है, ये एनालिटिक है। तो इसके इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी अगर एनालिटिक हैं, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन आपका एनालिटिक है उस डोमेन के अंदर। ठीक होगी बात। तो इस यहां से एक डेफिनेशन हम बनाते हैं इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन क्या है कि अगर एक फंक्शन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, तब हम बोलेंगे फंक्शन इज एंटायर। ठीक है। तो इससे बात जहन में आती है कि जरूरी नहीं है कि अगर z नॉट एनालिटिक है तो उसके इर्द गिर्द वाले सारे पॉइंट भी एनालिटिक हो। अगर होंगे तब हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, एंटायर फंक्शन बोलेंगे। फिर अब हमें कैसे पता चलता है कि भाई कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो हम उसके लिए जो थ्योरम लगाते हैं, काशी रीमन इक्वेशंस देखते हैं। आप एक फंक्शन देखते हैं u प्लस योटा वी, u भी एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, v भी एक्स वाई पे डिपेंडेंट है। आप उसका डिफरेंशियल देखते हो, u एक्स के लिहाज से, v का y के लिहाज से, u का y के लिहाज से, v का y के लिहाज से। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं, तो तब हम बोलते हैं कि भाई आपके पास फंक्शन एनालिटिक है। मगर काशी रीमन इक्वेशंस का सेटिस्फाई होना एक नेसेसरी कंडीशन है, एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ये बात अब आज के टॉपिक में आपको बड़े अच्छे से समझ आने वाली है कि इन बातों का मतलब क्या होता है। तो जनाब आपने देखा कि ये सारी बातें हम माजी में पढ़ चुके हैं। हमें इस सारे से एक जल्दी जल्दी हमने रिवाइज किया। हमें पता चला कि एक फंक्शन एनालिटिक होगा किसी पॉइंट पे अगर उसके नेबर में मौजूद तमाम पॉइंट्स का डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है। किसी डोमेन में एनालिटिक होगा कि अगर उसके तमाम पॉइंट्स पे वो एनालिटिक हो। फिर हमने बोला अगर पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है तो उस फंक्शन को एंटायर फंक्शन बोल देंगे। फिर हमने बोला कि ये साबित करने के लिए कि कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो हम सहारा लेंगे किसका, काशी रीमन इक्वेशन का। तो नेसेसरी कंडीशन होने के नाते इस इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करना लाजमी है। अगर नहीं लाजिम होता, अगर ये नहीं पूरी होती, तो हम कह देंगे हमें आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, हम कहेंगे भाई फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक होगी बात। तो अब आपने ये चीज समझ ली। तो जनाब हमारा टॉपिक है सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन, जो आज का हमारा मेजर टॉपिक है। तो अब इसमें क्या है, एक पॉइंट ए है, इसे हम सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन z कह देंगे। भाई क्यों कह देंगे, क्यों, क्योंकि इस ए पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है।
यानी अगर किसी पॉइंट ए पे फंक्शन एनालिटिक ना हो तो हम बोलेंगे वो पॉइंट क्या है, सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन या सिंगुलर पॉइंट। तो मुद्दा समझ आया अब आपको? तो इसका मतलब इससे पीछे मैंने समझाया एनालिटिक क्या होता है, और अब वो चीजें जो मुझे समझ आ जाएंगी तो मैं देखूंगा कि कहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ये चीज अब आपकी क्या कहलाएगी, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन या सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अगर हम इसको जरा देसी जुबान में समझ लें, सिंगुलैरिटी का मतलब है इनफरादियत, कि आपने ढेर सारे फंक्शन देखे, उनमें से कोई एक फंक्शन बाकी सबसे मुख्तलिफ होगा। तो वो चीज, वो पॉइंट जहां पे वो फंक्शन डिफरेंट बिहेव कर रहा है या वो डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे वो जगह, वो पॉइंट क्या है, सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन। जैसे मिसाल देता हूं कि अगर आप 10 लोग हों, आप एक जाते हैं होटल में, आप कहते हैं भाई 10 लोग में से 9 कहते हैं हम बर्गर खाएंगे, एक कहता है मैं पिज्जा खाऊंगा, तो वो जो एक है वो बाकी 9 से डिफरेंट है, वो एक उसका क्या होगा, सिंगुलैरिटी होगी, तो वो आपका सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने देखना है कि फंक्शन किस एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, ठीक है? तो ये उसमें जो इनफरादियत कहां पे आ रही है, तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से हमारे पास एफ जेड, आपके पास जेड ओवर जेड माइनस वन है, इज एनालिटिक एट एवरीवेयर एक्सेप्ट जेड वन। यानी जब जेड वन होगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब आपने इनफरादियत देखी कि आपका फंक्शन हर जगह पे एनालिटिक है, मगर इस एक पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, एक्सेप्ट z इज इक्वल टू वन। तो ये इनफरादियत होगी ना। अब देखो z बराबर वन करते हैं तो क्या होता है, वन माइनस वन जीरो, फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। इसका मतलब इस वाहिद वैल्यू पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा आपका। तो अब ये इन सिंगुलैरिटी आ गई आपके पास। तो अब इसमें समझना है, इसका मतलब एक मुद्दा हमें और भी समझ आ गया बात, इससे बड़े टेक्निकल पॉइंट, कि अगर मुझे सिंगुलैरिटी चेक करनी हो देसी तरीके से, मैं फंक्शन को अनडिफाइन कर दूं, वो जिस पॉइंट पे अनडिफाइन होगा वो उसका सिंगुलर पॉइंट होगा। समझ आ गई बात? तो अब आप सिंगुलर पॉइंट सोचने का सोचोगे तो फंक्शन को एक तरह से अनडिफाइन बनाने का सोचोगे। अब ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ऊपर भी जी है नीचे भी जी है, तो आपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर को जीरो करना है। तो जिस पॉइंट पे वो आपका जीरो होगा तो हम कहेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब z बराबर वन हमारा सिंगुलर पॉइंट है, किसके लिए, फंक्शन के लिए। तो जनाब ये एग्जांपल बहुत आपको समझाने के लिए अहम थी कि आपने कहा कि आपका एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो वो एक पॉइंट आपका सिंगुलर पॉइंट बन गया, बाकी सारी जगहों पे फंक्शन एनालिटिक था, यानी एक इनफरादियत बात आ गई। तो फिर मैंने इसमें क्या समझाया आपको, एक टेक्निक समझाई कि अगर फंक्शन को आप अनडिफाइन कर देते हैं डिनोमिनेटर को जीरो करके, तो वो जिस पॉइंट पे आपने उसे अनडिफाइन बनाया है वो पॉइंट उसका सिंगुलर पॉइंट होगा, यानी इसका मतलब उस जगह पे फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा। तो हमने यही चेक करना है ना कि भाई किस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। चलें जी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब इसमें है इज एनालिटिक एवरीवेयर, यानी वो हर जगह एवरीवेयर एनालिटिक है। इसका मतलब हुआ कोई इनफरादियत तो बची ना, वो तो सारे के सारे एक जैसे हैं। यानी अब 10 के 10 लोग कहते हैं हमने बर्गर खाना है, तो इनमें तो कोई भी इनफरादियत नहीं है। तो इसका मतलब अब समझना है कि अगर आप ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन देखेंगे तो वो एनालिटिक होंगे हर जगह पे। इसे हम वो नाम देंगे इंटायर फंक्शन, जिससे हमने पढ़ा था कि पूरे आपकी जो प्लेन है वो एनालिटिक हो गई है, तो वो इंटायर फंक्शन बन जाता है। तो इसका मतलब जब आपके पास इंटायर फंक्शन होता है तो वहां पे कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होता, यानी सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। तो समझ आ गई बात, ये सारे सिमिलर हो गए, अब इनमें कोई डिफरेंट तो था ही नहीं। तो इसका मतलब जितने पॉलिनोमियल फंक्शन आप सिंगल लाइन में देखेंगे उनमें आपके पास फंक्शन क्या रहेगा, एनालिटिक। कहां पे, एट एवरीवेयर, यानी सबका बिहेवियर एक जैसा हो गया। क्लियर? अब जरा एक और मिसाल देखते हैं। लेट्स से आपने देखा कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। अब लिखा हुआ है इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर, तो अब आपके पास वो कहीं पे भी एनालिटिक नहीं है।
तो इसमें भी कोई इनफरादियत नहीं है, यानी पूरे का पूरी जो मेरी डोमेन है या रेंज है वो सारी नॉन एनालिटिक हो गई। तो इसका मतलब कोई इनफरादियत है ही नहीं, यानी वो जो पहले 10 में 10 लोगों की मैं मिसाल दे रहा हूं कि 9 लोगों ने बर्गर खाया, एक ने पिज्जा, उसमें इनफरादियत थी। फिर 10 के 10 लोगों ने कहा कि हमने बर्गर खाना है। अब इसका मतलब ये हुआ 10 के 10 लोग समझो एक तरह से कह रहे हैं हमने पिज्जा खाना है, यानी सब के सब नॉन एनालिटिक हो गए। तो इसका मतलब कोई इनफरादियत नहीं है। तो इसको जरा साबित करते हैं कि ये हमें अब कैसे चेक करेंगे। तो z कॉन्जुगेट को लिखेंगे x प्लस योटा y। अब आप फंक्शन जानते हैं कि यू एक्स वाई प्लस योटा वी, अगर आप देखो तो x यहाँ पे u की जगह आ रहा है, माइनस योटा के साथ अब y आ रहा है। तो अब आपको पता है कि फंक्शन को एनालिटिक देखना हो ये तो हमने काशी की इक्वेशन लगानी होती, काशी रेमन इक्वेशन। तो आपने u को x के लिहाज से भी डिफरेंशिएट कर लिया, u को y के लिहाज से कर लिया, v को x के लिहाज से कर लिया, v को y के लिहाज से कर लिया। अब जब आप पहली काशी इक्वेशन लगाएंगे पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स बराबर है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के वैल्यूज आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -1 है, ये तो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक ही नहीं, क्योंकि मेरी तो बुनियादी नेसेसरी कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, क्योंकि काशी रेमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था। तो अब वो नहीं कर रहा, तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन तो कहीं पे भी एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब अब इसमें कोई इनफरादियत नहीं है, पूरी की पूरी प्लेन ही एनालिटिक नहीं है, तो हमारे पास कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो आपको मुद्दा समझ आ रहा है कि आपने किसी एक पॉइंट पे चेक करना है कि वो एनालिटिक है या नहीं। यहाँ पे तो सारे ही एनालिटिक नहीं थे, तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे भी कोई सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगली मिसाल जरा और अच्छी समझाएगी हमें बात। अब हम कहते हैं कि भाई एफ जेड बराबर है जेड मॉडुलस स्क्वायर, ये भी नॉट एनालिटिक एनीवेयर है। मगर ये सवाल थोड़ा बदलेगा, ये भी सवाल था कि नॉन एनालिटिक एनीवेयर, अब ये भी नॉन एनालिटिक एनीवेयर है। मगर जरा देखते हैं, अब हमने जाहिर सी बात है जेड स्केयर को हम मॉडुलस को कैसे देख सकते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा आपके पास प्लस योटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडुलस था, वाई का फंक्शन था ही, योटा का फंक्शन था ही नहीं, तो मैंने योटा के साथ 0 प्लेस कर दिया। अब अगर आप कंपैरिजन करते हो तो ये ब्रैकेट वाली चीज u है, योटा के साथ वाली चीज v आ जाएगी। तो अब आप पार्शियल काशी इक्वेशंस लगा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर u है, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x करेंगे तो 2x आ जाएगा, पार्शियल u ओवर पार्शियल y 2y आ जाएगा। इसी तरह v के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो पार्शियल v ओवर पार्शियल x 0 आ जाएगा, पार्शियल v ओवर y 0 आ जाएगा। अब काशी रेमन इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। अब यहाँ पे 2x बराबर है 0 के, 2y बराबर है -0, या 0 भी कर सकते हो। अब इसका मतलब इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कहां पे होगी। अब यहां से सवाल थोड़ा अब ट्विस्ट लेना है। तो इसका मतलब अगर x 0 हो y 0 हो तो काशी रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, यानी x की वैल्यू भी अगर 0 हो, y की वैल्यू भी अगर 0 हो, तो इसका ना लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो जाएगी। तो इसका ना एक पॉइंट x 0 y 0, इसका मतलब ओरिजिन आ गया ना। अगर हम ओरिजिन पे पॉइंट ले लें तो आपके पास ये फंक्शन वहां पे तो एनालिटिक है, मगर उसके अलावा किसी और जगह पे इसका एनालिटिक होना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो काशी रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन एनालिटिक है, क्योंकि हमने कहा था कि हम साए के अंदर जितने पॉइंट है वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए। यानी आपने एनालिटिक में सिर्फ उस एक पॉइंट को नहीं देखना, आपने उसके हमसाए वाले पॉइंट्स को भी देखना है कि वो भी काशी रेमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो आपके पास अब हमने दोबारा डेफिनेशन लिखी है मैंने एनालिटिक की कि नेबरहुड के जो पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंशियल एग्जिस्ट करना चाहिए, जबकि ये इक्वेशन तो सिर्फ सेटिस्फाई कहां पे हो रही है, ओरिजिन पे। इसका ना ओरिजिन के दाएं बाएं जब आप जाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तब तो काशी रेमन इक्वेशन एग्जिस्ट सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो इसका मतलब आपके पास ये यहाँ पे ये बात जो मैं कह रहा हूं कि हम सायों में भी काशी रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आपके पास काशी रेमन इक्वेशन सफिशिएंट कंडीशन है, यानी आपके फंक्शन को प्रूव करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हुआ जनाब कि अब एफ जेड जेड स्क्वायर एनालिटिक नहीं है एट जेड स्क्वायर। क्यों z इज इक्वल टू 0? क्यों भाई? क्योंकि आपके पास किस काशी रेमन इक्वेशन किसी और पॉइंट पे
तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि भाई इट कैन नॉट बी एनालिटिक एट एनी अदर पॉइंट, सो इट इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर। तो अब आपने देखा कि ये फंक्शन भी ऐसा है जो कहीं पे भी एनालिटिक नहीं है। कहानी वही आ गई कि कोई इंफरादियत है ही नहीं। अब एक पॉइंट पे इंफरादियत निकली थी, मगर उसके हमसायों में भी कुछ होना चाहिए था, यानी वो कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, वो तो नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे कि भाई वो जो भी एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब सारी की सारा जो आपके पास आ जाएगी जो डोमेन, वो सारी की सारी नॉन एनालिटिक हो जाएगी। तो हम बोलेंगे इस केस में भी कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है, यानी कोई इंफरादियत एक तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब जनाब जरा देखते हैं, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफ जेड बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बट स्टिल नॉट एनालिटिक नोवेयर। तो जनाब इसका मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो वो डिफरेंशिएबल है, मगर उसके अलावा वो कहीं पे डिफरेंशिएबल नहीं है। चले करके समझते हैं। तो आपने एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, क्या हम इसमें योटा वाला फैक्टर नहीं था, योटा जीरो कर दिया। जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे इसे, तो यू समझ आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और वी समझ आ जाएगा जीरो है। तो काशी रेमन इक्वेशन लगा देंगे, तो आपके पास ये टू एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये टू वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दोनों जीरो जीरो आ जाएंगे। अब काशी रेमन इक्वेशन जब आपने सेटिस्फाई करनी है, तो इसका मतलब टू एक्स स्क्र वाई बराबर जीरो, टू वाई एक्स स्क्र बराबर माइनस जीरो, या जीरो कह लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब आपके पास ये इक्वेशनें सेटिस्फाई कब होंगी? इसका मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होनी चाहिए, तो ताकि फंक्शन एनालिटिक हो। तो आप कह सकते हैं कि मुमकिनात पॉइंट क्या है कि अगर x जीरो हो जाए तब लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाएगी, y जीरो हो जाए तब लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाएगी, या एक्स वाई दोनों जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, जब x जीरो होगा तो सारा इसका मतलब y वाला एक्सिस बचेगा, ये y वाले पॉइंट्स हैं, मगर हम y से दाएं बाएं नहीं हो सकते, यानी इसके हमसाए के पॉइंट्स इस बात को नहीं मानेंगे। अगर इसके हमसाए के पॉइंट्स लेंगे तो वो काशी रेमन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब फंक्शन तो इस लाइन के ऊपर तो एनालिटिक है, यानी एक्स एक्सिस पे एनालिटिक है, वाई एक्सिस पे एनालिटिक है, ओरिजिन पे एनालिटिक है, मगर जरा सा भी इधर से दाएं बाएं होंगे, इसके हमसाए में कहीं देखेंगे, तो फंक्शन वहां पे एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पूरी के पूरी चीज हम नॉन एनालिटिक शुमार करेंगे कि भाई कहीं पे भी कोई एनालिटिक नहीं है, क्योंकि हमारी बेसिक शर्त ही नहीं पूरी हो रही। एक पॉइंट को तो हमने देखना है, मगर उसके हम साए भी तो देखने हैं ना, कि वो भी काशी रेमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो वो तो नहीं कर रहे। तो हम बोलेंगे कि इसमें भी कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो आपने देखा मैंने तीन चार मिसालें ऐसी दे दी जिसमें सिंगुलर पॉइंट ही नहीं है। तो ये असल में वो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं जो मैंने यहाँ पे अब डिस्कस किए। अब जरा एक मिसाल देखते हैं। लेट से हमारे पास एक फंक्शन है एफ जेड बराबर है 1/z इंटू जेड माइनस योटा। अब अगर देखो मैं z जीरो कर दूं तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा, वो जो सबसे पहली मिसाल में बताया था। तो इसका मतलब अब आपकी सिंगुलैरिटी आ गई। अगर मैं z माइनस योटा की जगह अब योटा डाल दूं, योटा माइनस योटा जीरो हो जाएगा, तो फंक्शन तब भी अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब जनाबे वाला दो पॉइंट ऐसे आ गए जिसपे आपकी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो हम बोलेंगे कि जीरो और अयोटा सिंगुलर पॉइंट्स हैं एफ जेड के। तो मतलब समझे हो कि एक से ज्यादा भी सिंगुलर पॉइंट हो सकते हैं किसी जगह पे, जहां पे फंक्शन आपका नॉन एनालिटिक हो जाएगा। अब जनाब जरा एक और मिसाल देखते हैं। एफ जेड बराबर है 1/sin z के। अब मैंने आपको एक टेक्निक समझा दी है कि फंक्शन को अनडिफाइन कर दो, तो आपने z जीरो करोगे, साइन जीरो पे जीरो होता है, तो साइन जीरो कब कब हो सकता है? एन पाई पे। इसका ना एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 आप जो मर्जी रखोगे जवाब जीरो आ जाएगा, तो इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब एफ इस फंक्शन के इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो जनाबे वाला मुद्दा समझ आया अब आपको कि एक सिंगुलर पॉइंट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो जनाब अब आपने समझा कि जनाब सिंगुलैरिटी का थोड़ा थोड़ा आपको मतलब समझ आ रहा होगा कि सिंगुलैरिटी हमने देखना है किसी एक फंक्शन को हम किस एक पॉइंट पे अनडिफाइन बना लेते हैं, और वो जगह जब आप डिफाइन कर लेते हैं वो एक पॉइंट भी हो सकता है, दो पॉइंट भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। और अगर किसी जगह पे तमाम फंक्शन एनालिटिक हो गया, सारे का सारा प्लेन,
तो इंटायर प्लेन, तो हम बोलेंगे वहां पे कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। और अगर सारी की सारी प्लेन नॉन एनालिटिक हो गई तब भी वहां पे कोई आपको बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो जनाब अब इसकी एक दो हमने देखी थी कि दो टाइप्स आ जाती हैं। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे पॉइंट ए आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है एफ जेड का। कब? इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू ए, यानी किसी एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है एंड एफ जेड is analytic at each point in the neighborhood of z except of z is equal to a। क्या मतलब? अब जरा समझो कि कोई सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता साए में स्वाए z इज इक्वल टू a के। ये मैंने मुद्दे की बात अलग करके लिख दी। तो अगर अगर आप एक फंक्शन देख रहे हो वो सिर्फ ए पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, बाकी उसके साए में कोई और सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं, यानी वो अकेला पॉइंट है जिस पे फंक्शन नॉन एनालिटिक हो जाता है, तो वो सिंगुलैरिटी क्या कहलाएगी? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहलाएगी। तो मुद्दा समझ आया बच्चे कि आपके पास क्या है कि आपके पास किसी एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है और उसके हमसाए में कोई और पॉइंट भी नहीं है सिंगुलर पॉइंट, तो ऐसी सिंगुलैरिटी क्या कहलाएगी? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कहलाएगी। फिर जनाब इसी में हमने देखना है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या है। तो अगर आपके पास एक पॉइंट को हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बोलेंगे कि एफ जेड is not analytic at z is equal to other points in the neighbor of z, यानी कि z a पे तो ठीक है वो एनालिटिक नहीं है, मगर उसके अलावा भी और पॉइंट हैं जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। यानी अब अकेला z a पे एनालिटिक नहीं है, उसके हमसाए में और भी पॉइंट है जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो हम बोलेंगे दैट इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। समझ आई बात? यानी जब एक से ज्यादा आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स आ जाएं, अकेला ना रहे, उसके हमसाए में और भी सिंगुलर पॉइंट्स आ जाएं, तो हम बोलेंगे दैट इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब आप इसकी मिसाल देखो, एफ जेड है, आप लिखोगे z प्लस वन ओवर जेड स्केयर प्लस वन, तो इसमें तीन सिंगुलैरिटीज आ जाएंगी। z जीरो करोगे तब भी फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। अब z स्केयर है ना, तो आपने इसमें योटा और माइनस योटा दोनों प्लेस कर सकते हो, तब भी आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब तीन आपके पास क्या है? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं इस जगह पे। तो अब जनाब इस नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को डिटेल में देखेंगे, फिल वक्त तो हम आगे चल रहे हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पे। तो आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को हम क्लासिफाई करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन समझने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रिंसिपल पार्ट ऑफ सिंगुलर पार्ट ऑफ द फंक्शन। यानी अब हमारे पास लेट से हम कहते हैं A is a isolated singularity of the function z। क्या मतलब कि आपके पास आपने एक रीजन डोमेन देखा, उसमें सिर्फ एक पॉइंट z इज इक्वल टू a पे वो नॉन एनालिटिक है, ठीक है। तो ऐसी सीरीज को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? लॉरेंट सीरीज से जाहिर कर देते हैं। लॉरेंट सीरीज का फार्मूला ये लिखा हुआ है, एफ जेड समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन ओवर जेड माइनस ए की पावर एन। अब इसमें जो बचे ये आपका नेगेटिव पावर वाला हिस्सा है जो जेड माइनस ए, यानी ये बी वाला पार्ट जो है, तो ये जो पार्ट जो आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट और सिंगुलर पार्ट ऑफ z, यानी जिसमें आपके पास z माइनस ए की पावर माइनस एन में नेगेटिव पावर्स बनती हैं, यानी तो वो जिसमें b वाला पोर्शन है, तो वो पोर्शन आपका क्या कहलाता है? प्रिंसिपल पार्ट और सिंगुलर पार्ट। अब क्या है जनाब, सिंगुलर पार्ट जो इस पॉइंट पे वो हमें इसकी सिंगुलैरिटी समझाएगा, कैसे वो जरा अभी आगे चल के देखते हैं। तो अब आपके पास ये लॉरेंट सीरीज है, इसको मैं जरा एक्सपेंड करके लिखूं तो आपने यही फंक्शन मैंने दोबारा लिखा है। आप देखो जो आपका इसमें ये बी वाला पार्ट था, इसको मैं इसकी सीरीज को मैंने जरा ओपन कर दिया है, तो आप इसे लिख सकते हो बी वन ओवर जेड माइनस ए, बी टू ओवर जेड माइनस होल स्क्वायर, फिर इसी तरह बी थ्री ओवर जेड माइनस ए थ्री अप टू सो इसे चलाया जा सकता है आगे। तो अब यहां से हमें आगे
क्लासिफिकेशंस करनी है, टाइप्स देखनी है सिंगुलैरिटी की, तो वो सारी डिपेंड करेंगी। अब देखते हैं किस चीज पे वो आपके पास ये जो सिंगुलर पार्ट है इस पे डिपेंड करेंगी, कैसे वो अभी हम देखते हैं। तो जनाब आपके पास तीन तरह की सिंगुलैरिटी हम देखते हैं, और ये तीनों कौन सी हैं? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के आगे तीन पार्ट्स आते हैं, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आ जाती है, पोल्स आ जाते हैं, और एसेंशियल सिंगुलैरिटी आ जाती है। अब रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या है? लेट्स से ए पॉइंट है जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एफ जेड, तो हम बोलेंगे ए इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इफ प्रिंसिपल पार्ट एट जेड इज इक्वल टू है नो टर्म। ठीक है, यानी प्रिंसिपल पार्ट डजंट एग्जिस्ट, यानी सिंगुलर पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ये जो अब आप देख रहे हो फंक्शन, इसमें ये बी वाला फैक्टर सिरे से मौजूद ही ना हो, तो हम ऐसी सिंगुलैरिटी को क्या नाम देंगे? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। यानी आपने b1 b2 b3 बराबर 0 के कर दिए तो ये फैक्टर तो खत्म हो जाएगा सारा। तो यही तो लिखा है कि प्रिंसिपल पार्ट जो फंक्शन का है उसकी कोई टर्म ही ना हो आपके पास। तो इसका मतलब अगर प्रिंसिपल पार्ट की कोई टर्म नहीं होती तब हम बोलेंगे कि वो जो सिंगुलैरिटी बनेगी वो कौन सी होगी? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है बात। अब इसके ना एक चेक है, जो क्वेश्चन आएंगे आप जल्दी जल्दी कैसे उसे देखेंगे। आप उसकी लिमिट ले लो, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो फाइनाइट है, ये मोटा सा निशान याद रख लो, अगर लिमिट एग्जिस्ट करे और वो फाइनाइट हो तो हम बोलेंगे कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी फंक्शन की है, कि यहाँ पे जो सिंगुलैरिटी है वो कौन सी है? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। चलें, आप समझ आ रही बात को? तो लेट से जैसे आपने देखा कि आपने बी वाले हिस्से को सारे को जीरो कर दिया है, तो बाकी फंक्शन क्या बचा? समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस a की पावर n आ गया, तो आपने वो फंक्शन ऐसे लिख दिया है। अगर आप इसकी समेशन ओपन कर दें तो ये चीज ऐसे आ जाएगी। अब अगर आप लिमिट लगा देते हैं z अप्रोचेस टू a, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अब ये सारी, इसमें a वाले फंक्शन में सारी पावर पॉजिटिव है आपकी। अच्छा, तो अब आप देखोगे सिर्फ क्या बचेगा लिमिट लगने के बाद? a नॉट। तो क्या देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? कर रही है। क्या लिमिट फाइनाइट है? फाइनाइट है। तो इसका मतलब रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस सिंगुलैरिटी को रिमूव कर सकते हैं कैसे? रीडिफाइन कर देंगे फंक्शन को, तो इस तरीके से ये आप रिमूवेबल सिंगुलैरिटी डिस्कस करते हैं। तो मुद्दे की बात समझ आ गई कि आपको आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी थी आपके पास, फिर आपने देखना है कि वो कौन सी सिंगुलैरिटी है। तो मैंने को बोला रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की निशानी ये होगी, जैसे आपने लॉरेंट सीरीज में जो आपका सिंगुलर पार्ट है या जो प्रिंसिपल पार्ट है वो सिरे से गायब हो जाए, यानी उसकी कोई टर्म ही ना हो, तो हम बोलेंगे वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की निशानी है। फिर मैंने बोला क्वेश्चन जल्दी जल्दी कैसे चेक करोगे कि कौन सी सिंगुलैरिटी है? लिमिट लगा दो, अगर लिमिट एग्जिस्ट करे और उसका जवाब फाइनाइट आए तो वही आपके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। आप उस पॉइंट को रिमूव कर, यानी आप रीडिफाइन कर सकते हो ताकि आप उस सिंगुलैरिटी, चूंकि नाम रिमूवेबल है तो उसे रिमूव किया जा सकता है। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एफ जेड है, साइन जेड ओवर जेड है। अब मैंने आपको मोटी सी निशानी क्या बताई हुई है कि फंक्शन अनडिफाइन कर दो, तो z 0 करोगे तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब सिंगुलर पॉइंट तो 0 है। z 0 करोगे तो आपके पास फंक्शन अनडिफाइन, नॉन एनालिटिक हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब सिंगुलैरिटी तो है। अब आप साइन z की अगर आप सीरीज लगा देते हो तो यहां से z कॉमन ले लो, कट जाएगा 1 माइनस जी स्क्वायर बाई 3। अब आप इस अगर देखो इसमें z की सारी पावर पॉजिटिव आ रही है, यानी इसका मतलब अब आपके पास सिर्फ कौन सा पार्ट, ये वाला रियल पार्ट एक तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आप इस जगह पे ये लिमिट का केस लगाते हो इस जगह पे, तो आप देखोगे आप z अप्रोचेस टू 0 है तो सिर्फ 1 बचेगा। इसका मतलब लिमिट देखो क्या है, एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट देखो क्या है, फाइनाइट है। तो आपके पास प्रिंसिपल पार्ट की कोई टर्म नहीं होगी जब z आप क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। ठीक है बात। तो इसका मतलब 0 z 0 क्या है? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आपके पास। मुद्दा समझ आ गया आपको? तो ये आपकी बहुत बेसिक एग्जांपल है जो बड़ी आसानी से समझा देती है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को। अब लॉरेंट सीरीज में आपको समझ आ रहा है बी वाला पार्ट क्या और ए वाला पार्ट, तो ये जनाब अब आपको समझ आ गई। इसी एक और मिसाल देख लेते हैं। तो अगर आपके पास फंक्शन है जेड स्क्वायर माइनस 1 ओवर जेड माइनस 1, तो अगर आप जेड 1 रखोगे तो सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा। तो क्या बताया हुआ है कि फंक्शन अनडिफाइन कर दो, नीचे अगर z की जगह 1 रखोगे फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसका नॉन एनालिटिक हो गया इस पॉइंट पे।
तो हमें एक उस पॉइंट का, सिंगुलर पॉइंट का तो पता लग गया ना भाई कि यहाँ पे फंक्शन आपका नॉन एनालिटिक हो जाता है। तो अगर मजीद इसे सादा करते हो तो ऊपर वाले फंक्शन को z+1 z-1 लिखा जा सकता है, बाकी क्या बचेगा z+1। अगर आप लिमिट लगाते हो कि z अप्रोचेस टू 1, क्योंकि आपका सिंगुलर पॉइंट 1 है, तो आपके पास लिमिट 2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जनाबे वाला लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और लिमिट फाइनाइट भी है। तो आपके पास यहाँ पे जो सिंगुलर आपकी z इज इक्वल टू 1 रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आ जाएगी। बात समझ आ गई? तो जनाब ये हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अब जनाब अगली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल। अब हमारे पास लेट से अगेन a इज अ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन z है, ठीक है, यानी एक ऐसा पॉइंट है जिस पे फंक्शन नॉन एनालिटिक हो जाता है, ठीक है, एनालिटिक नहीं होता। अब हम कहेंगे कि आपके पास a इज कॉल्ड पोल कब? if the principal part of the z is equal to have finite number of terms। पिछले केस में तो टर्म थी नहीं, यानी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब थी? जब प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपने b1 b2 b3 जीरो कर दिए थे, मगर अब लफ्ज क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म मौजूद है मगर वो टर्म्स कैसी हैं? फाइनाइट हैं। तो आपने कहा कि z इज इक्वल टू a पे सिंगुलैरिटी है, तो आपने कहा b1 ओवर z माइनस ए b2, अब यह आ गया br इज इक्वल टू z माइनस ए की पावर r। तो जहां पे अब ये सीरीज चलती जाएगी, वो वैल्यू जहां पे br जीरो ना हो, यानी r इज एनी नंबर, तो हम कहेंगे a इज अ पोल ऑफ ऑर्डर ऑफ r ऑफ z। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो पहला फंक्शन है इसमें आपके पास जवाब जीरो नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऑर्डर 1 आ जाएगा। अगर सेकंड टर्म का जवाब जीरो नहीं आता तो इसका ना ऑर्डर 2 आ जाएगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2 हम बोलेंगे। इसी तरह अगर थर्ड टर्म है जिसका जवाब जीरो नहीं आता तो वो कोई भी टर्म हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर r। r इज एनी नंबर जिसमें आपका जवाब जीरो ना आए। तो आपके पास पोल ऑफ ऑर्डर 1 को हम सिंपल पोल भी बोलेंगे, पोल ऑफ ऑर्डर 2 को हम डबल पोल बोलेंगे। मतलब समझ आ गया? यानी ये सीरीज एक्सपैंड हो गई। अब वो सीरीज किस में आएगी? फाइनाइट नंबर्स के अंदर। तो वो 1 2 3 4 किस जगह पे जाके इस सीरीज आप लिमिट लगाते हो और वो आपके पास कि आप वैल्यू आपकी किसी एक जगह पे जाके जीरो नहीं आती, तो वो जिस पॉइंट पे जीरो नहीं आई दैट इज द ऑर्डर, दैट इज द हम बोलेंगे पोल ऑफ ऑर्डर r। r इज एनी नंबर, ठीक होगी बात? अब इस केस में आपने अगर कोई आपको सवाल आ जाए तो आपने जल्दी जल्दी कैसे चेक करना है? आप लिमिट लगाओगे, जहां पे आपकी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है वहां तक अप्रोचिंग करोगे। अगर लिमिट एग्जिस्ट करे और आपके पास वो जवाब में क्या है? इनफाइनाइट आ जाए, तो हम बोलेंगे वहां पे पोल एग्जिस्ट करता है। समझ आ रही है बात? तो पिछले केस में जो आपने पढ़ा रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, लिमिट एग्जिस्ट करती थी, जवाब फाइनाइट आता था। तो अब हमारे पास क्या है? आपको अगर सवाल चेक करना पड़ जाए तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी और मगर जवाब क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो जनाब अब आपको ऑर्डर भी समझ आ रहा है कि ऑर्डर से हमने क्या मरा ली कि जो प्रिंसिपल पार्ट की सीरीज है, कौन सा आपकी वैल्यू पहली दूसरी तीसरी, जहां पे जवाब जीरो नहीं आता, जहां पे वो बी वाला पोर्शन जीरो नहीं होता, वो नंबर वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ r, पोल ऑफ ऑर्डर r हम बोल देंगे। r इज एनी नंबर, ठीक है, और r ठीक होगी बात? तो एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से आपके पास एफ जेड है साइन जेड ओवर जेड स्क्वायर। अब आपने वही मैंने मोटी सी निशानी बताई हुई है, फंक्शन अनडिफाइन करना है, तो जीरो पे आपकी क्या हो जाएगा? फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, यानी नॉन एनालिटिक हो जाएगा, यानी सिंगुलर पॉइंट जीरो आ गया। तो जनाब आप इस फंक्शन में साइन जेड की सीरीज ओपन कर देते हैं, तो अब आपके पास 1 ओवर जेड आ जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसमें भी आप देखो कि आपके पास अब क्या है? सारी पॉजिटिव पावर चल रही है फर्स्ट टर्म की। तो अब आपके पास स्वाय फर्स्ट आप 1 ओवर जेड को सोचें तो ये जेड नीचे है, ये जेड -1 में आ जाएगा। इसका मतलब एक होगी ना? आप समझ रहे हो बात? यहाँ पे अब आपको लॉरेंट सीरीज समझनी है दोबारा से। क्या कि आपके पास ये सारी रकम तो पॉजिटिव में आ रही है, इसकी में a की पावर n है। यहां पे वो फंक्शन था जिसमें z की पावर नेगेटिव में आनी थी, z ऊपर जाता तो माइनस में आ जाता। तो अब जरा सोचो
कि यहाँ पे जो अब हम पढ़ रहे हैं, क्या आपके पास अब जरा समझ आ रही है आपको कि जनाब फर्स्ट टर्म के अलावा बाकी सारी टर्म पॉजिटिव हैं। इसका ना जो पॉजिटिव टर्म है वो ए वाला पोर्शन है और जो नेगेटिव वाली टर्म है वो बी वाला पोर्शन है। तो बी की तो सिर्फ आपको इसका ना एक टर्म नजर आ रही है। तो इसका मतलब अगर एक टर्म नजर आ रही है तो उसके बाद अगले फैक्टर समझो वो जीरो नहीं है, तो आपके पास ये ऑर्डर ऑफ वन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल पोल बोलेंगे तो फर्स्ट टर्म आपके पास z इज इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, तो अब मैंने शर्त क्या बताई थी कि आपने चेक पॉइंट कैसे है, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 करेंगे, अगर जवाब इन्फिनिट आ जाएगा क्योंकि आपके पास सीरीज है, सीरीज तो चलती जाएगी तो ये इन्फिनिट जवाब आएगा। तो आपने चेक किया कि इस तरीके से पोल वाली सिंगुलैरिटी आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर लेट्स एक सवाल और देखते हैं। एफ जेड आपके पास ई जेड ओवर जेड है, तो आप अगेन उसी तरीके से जेड जीरो कर दोगे तो सिंगुलर पॉइंट जीरो आ गया आपके पास, यानी जीरो पे वो फंक्शन अनडिफाइन होगा, नॉन एनालिटिक हो जाएगा, तो सिंगुलर आपको पता लग चुका है। इसी तरीके से सीरीज को ओपन कर दिया आपने, इसे इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो सारी चीजें आपके पास जेड जेड स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 ओवर जेड जो है ये सिंगल टर्म है जो नेगेटिव के अंदर है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल पार्ट है। तो आपके पास z इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका z इज इक्वल टू 0 सिंपल पोल है किसका, एफ जेड का। अब जनाब ये वाला एसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या होगी? एसेंशियल सिंगुलैरिटी में हम बोलेंगे लेट z इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ z, यानी किसी एक पॉइंट पे एफ जेड नॉन एनालिटिक है। ठीक है, तो हम बोलेंगे a इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी अगर अगर आपके पास प्रिंसिपल पार्ट की क्या हो जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएं। पिछले जो पोल पढ़ा था उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही थी, तो अब फंक्शन जो सिंगुलर है z इज इक्वल टू a पे, तो आपके पास उसमें उसके जब आप सीरीज देखोगे तो उसकी कितनी टर्म्स आएंगी, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगी। तो इसका मतलब जब आप लिमिट का केस लगाओगे z अप्रोचेस टू a तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब जब आप सवाल हल करो जल्दी से चेक करना हो कि कौन सी सिंगुलैरिटी है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो इसका मतलब कौन सी सिंगुलैरिटी है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी हम उसे बोलेंगे। इसकी एक और तरीकाकार भी होता है कि लिमिट ऑफ जीरो पॉइंट ऑफ जीरो एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होते हैं। यानी आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा था जीरो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगर आप उन पे पॉइंट ऑफ जीरो पे लिमिट लगाते हो तो जो जवाब आएगा बेसिकली वो क्या होगा, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा। ठीक ही होगी बात। तो जनाब अब आपके पास क्या है, इसमें दोबारा देखते हैं कि आपने ए को एसेंशियल सिंगुलैरिटी कब कहना है, जब प्रिंसिपल पार्ट, वो जो लॉरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट देखा है उसमें कितनी टर्म्स आ जाए, इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए। तो जनाब अब अगर देखो कि फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू ई वन ओवर जेड के, जेड जीरो कर दो तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आ जाएगी आपके पास, क्योंकि तो अब आप इस सीरीज को ओपन कर देते हो तो आप देखो कि इसका जो प्रिंसिपल पार्ट है सारी जेड की पावर नेगेटिव में आ गई ना, 1 ओवर जेड स्क्वायर 1 ओवर जेड क्यूब आगे सोन चलता जाओ। तो जब जेड की पावर नेगेटिव में आती है तो वो कौन से पार्ट को इंडिकेट कर रहा होता है, आपके प्रिंसिपल पार्ट सिंगुलर पार्ट को जाहिर कर रहा। तो ये तो चलती जा रही है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसका मतलब आपके पास इनफाइनाइट टर्म आ जाएगी इस तरीके से। तो आप बोलोगे कि ई 1 ओवर जेड है एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू 0 के। ठीक हो गया बात। तो ये अब आज आपने टॉपिक देखा, सिंगुलैरिटी समझी आपने, आपको समझ आया कि सिंगुलैरिटी की हमने ढेर सारी 5-6 एग्जांपल देखी। हमने साबित किया कि सिंगुलैरिटी किसी एक पॉइंट पे भी हो सकती है, एक से ज्यादा पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट पे भी हो सकती है। और फिर मैंने ये साबित किया कि कोई फंक्शन सिंगुलर पॉइंट नहीं भी रख सकता, अगर वो सारे के सारा फंक्शन एनालिटिक है तब भी कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा, अगर वो सारे का सारा फंक्शन नॉन एनालिटिक है तब भी कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। फिर हमने देखा कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या है, कि किसी एक पॉइंट पे तो फंक्शन नॉन एनालिटिक है और उसके हमसाए में कोई और सिंगुलर पॉइंट है ही नहीं, तब हम बोलेंगे दैट इज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। देन आपने पढ़ा कि नॉन आइसोलेटेड के उसके हमसाए में और कोई सिंगुलर पॉइंट्स आ जाएं तो वो नॉन आइसोलेटेड हो जाएगा।
फिर हमने आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के टाइप्स देखी जिसमें रिमूवेबल था, पोल था और एसेंशियल सिंगुलैरिटी थी। आपने ये चीजें डिफाइन की लॉरेंट सीरीज के कंसेप्ट से। लॉरेंट सीरीज में आपने जो बी वाला पार्ट देखा जिसमें z माइनस ए की पावर n नेगेटिव में आ जाता है, तो वो आपने उस पार्ट को सिंगुलर पार्ट बोला या प्रिंसिपल पार्ट बोला। आपने कहा इससे सारी बातें समझ आएंगी। अगर लॉरेंट सीरीज में बी वाला पार्ट एग्जिस्ट ही ना करे तो हम उसे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी समझते हैं। अगर वो बी वाला पार्ट एग्जिस्ट करे मगर उसकी फाइनाइट टर्म्स आए तब हम उसे पोल समझते हैं। और अगर बी वाला पार्ट एग्जिस्ट करे और उसकी इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएं तब हम उससे एसेंशियल सिंगुलैरिटी समझते हैं। फिर मैंने आपको समझाया कि लिमिट के जरिए भी इन तीनों का पता चलता है। अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट आती है तो इसका मतलब वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और जवाब इनफाइनाइट आता है तो दैट इज पोल की इंडिकेशन होती है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती दैट इज एसेंशियल सिंगुलैरिटी। उम्मीद है आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।